इस यूनिट में हम एक आजाद जर्रे के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स का इतलाक एक ऐसे जर्रे के ऊपर करेंगे जिस पर कोई कुव्वत अमल नहीं करती और जिसे हम एक आजाद जर्रा कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम न्यूटन का कानून हरकत इस्तेमाल करेंगे इस जर्रे की हरकत को समझने के वास्ते। इसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स का इतलाक करेंगे इसी जर्रे के ऊपर। तो यहां न्यूटन का कानून नहीं, श्रोडिंगर इक्वेशन इस्तेमाल की जाएगी। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें इस आजाद जर्रे से मुताल्लिक आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस हासिल करने पड़ेंगे। अब यह जर्रा कहीं भी हो सकता है और किसी भी रफ्तार पर चल सकता है, लेकिन हम इस जर्रे को बंद भी कर सकते हैं एक कुएं में। इसके नतीजे में बहुत सी नई बातें हमारे सामने आएंगी और हम इन्हें तफसील से समझेंगे। यह आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा कि एक तशनगी रह गई थी। आखिर मैंने मोमेंटम ऑपरेटर की यह शक्ल इस्तेमाल की थी श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करने की खातिर, और साथ साथ एनर्जी ऑपरेटर को यूं लिखा गया था। ऐसा क्यों और ऐसा क्यों? इन सवालात के जवाबात आपको थोड़ी देर बाद इसी लेक्चर में मिलेंगे। तो चलिए हम अपनी बात का आगाज इस आजाद जर्रे से शुरू करते हैं। यह आजाद जर्रा ऐसा है कि इसके ऊपर कोई कुव्वत अमल नहीं करती। इसका मतलब यह कि अगर इस जर्रे के ऊपर कोई पोटेंशियल अमल कर रहा है तो वो महज एक मुस्तकिल कीमत रखता है, कांस्टेंट है। जाहिर है कि v अगर x के ऊपर मुनहसर नहीं है तो फिर यह कुव्वत सिफर होगी। अब जिस वक्त आपने न्यूटन का कानून सीखा था उस वक्त आपने यह भी जान लिया था कि एक आजाद जर्रे की हरकी तवानाई काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv² के, और अगर v को आप p/m लिख लें तो ये p का मुरब्बा बटा 2m है। अब हमारा मुशाहिदा तो यह है कि अगर किसी भारी जर्रे को देखा जाए, मसलन क्रिकेट के गेंद को देखा जाए, तो उसको देखने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। वो इसलिए कि जब हम एक भारी जिस्म को देखते हैं रोशनी की मदद से, तो उस रोशनी में इतनी ताकत होती नहीं है कि वो क्रिकेट के गेंद को हिला सके अपनी जगह से। लेकिन अगर एक बहुत ही हल्का जर्रा हो, मसलन इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसको देखने के अमल में उसको छूना पड़ता है। हाँ, वो रोशनी का जर्रा बहुत छोटा होता है और उसमें बहुत कम ताकत हो सकती है, लेकिन जितनी भी कम ताकत होगी वो जब उस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बदल जाएगी। ये फर्क है बड़े और छोटे अजसाम में। छोटे अजसाम, हल्के अजसाम को हम फिर एक वेव फंक्शन की मदद से समझते हैं, जिसकी तफसीलात मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताई थी। यह वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन के ताबे है। श्रोडिंगर इक्वेशन एक इंतहाई सादा इक्वेशन है। इस तरफ हैमिल्टोनियन साई के ऊपर अमल कर रहा है, और याद रहे कि यह छोटी सी टोपी लगी हुई है जो आपको यह बताती है कि यह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। दूसरी तरफ एनर्जी ऑपरेटर है, और यह एनर्जी ऑपरेटर भी साई के ऊपर अमल करता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जगह आप हर की तवानाई ऑपरेटर लगाएं तो यहां P के ऊपर टोपी है, P का मुरब्बा बटा 2m, ये बराबर है h/i d/dt साई। और अगर आप P की जगह h/i d/dx लगाएं तो फिर श्रोडिंगर इक्वेशन की शक्ल ये बनेगी।
साई के इस तरफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और इस तरफ एनर्जी ऑपरेटर है। अब शुरू ही में मैं आपको यह बताऊंगा कि यह इक्वेशन इस फंक्शन से हल हो जाएगी। बस ये कि साई को उठाकर आप इसमें डाल दें, दो डिफरेंशिएशन इधर करें, एक डिफरेंशिएशन इधर करें, अलबत्ता यहां एक्स के हवाले से और यहां टी के हवाले से, और आप फिर देखेंगे बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों बराबर हैं। तो यह साबित करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन हम इसको तफसील से समझना चाहेंगे। इस वेव फंक्शन से शनासाई हासिल करने के लिए हम इसके मुख्तलिफ सिफात के ऊपर गौर करेंगे। तो पहली बात यह कि इसको हम दो हिस्सों में यूं अलहदा कर सकते हैं। एक हिस्सा जो सिर्फ एक्स यानी कि इसकी पोजीशन से मुतालिक है, और एक हिस्सा जो सिर्फ वक्त से मुतालिक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये e टू दी आई के एक्स एक मौज है। मौज की अहम सिफत यह होती है कि इसमें तवातुर होता है। गोया कि अगर हमने एक्स में इजाफा किया ठीक वेवलेंथ के बराबर का, तो फिर इसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यहां e टू दी आई के एक्स में मैं x में इजाफा करता हूं, तो x जमा लैम्डा, लेकिन लैम्डा 2 पाई बटा k है, और इसीलिए मैंने इसको फिर ऐसे लिखा e टू दी आई के एक्स, और यहां पर e टू द पावर i 2 पाई, इसलिए कि k और k आपस में कट गए। अब ये हम जानते हैं कि e ताकत i2 पाई 1 के बराबर है, लिहाजा e टू दी आई के एक्स में कोई फर्क नहीं आया, यानी कि इसमें तवातुर है, और वो तवातुर यहां से जाहिर होता। गोया कि हमने x में यूं इजाफा किया, लैम्डा से बढ़ाया, लेकिन e टू दी आई के एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब याद रहे कि हम e टू दी आई के एक्स को साइन और कोसाइन में खोल सकते हैं, यानी कि ये कोसाइन ऑफ के एक्स जमा आयोटा साइन के एक्स के बराबर है, और ये दोनों फंक्शन साइन और कोसाइन इनमें भी वैसे ही तवातुर है। गोया कि अगर x में आप x जमा लैम्डा डालें तो इधर कोसाइन के एक्स जमा 2 पाई आएगा, जो कोसाइन के एक्स के बराबर है, और यही बात साइन के बारे में कही जा सकती है। अब ये देखिए, अगर मोमेंटम ऑपरेटर साई के ऊपर अमल कराया जाए तो उससे आइगन फंक्शन मिलेगा। चलिए करके देख लेते हैं। यहां मोमेंटम ऑपरेटर है और हम साई के ऊपर अमल कराएंगे, लेकिन साई का सिर्फ ये हिस्सा देख लीजिए e टू दी आई के एक्स, इसलिए कि जो दूसरा हिस्सा है वो तो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर दरअसल h बार बटा आई डी बाई डी एक्स है। इसमें कोई t नहीं है, ये टाइम पर मुनहसर नहीं है। और ये जब e टू दी आई के एक्स के ऊपर अमल करता है तो उसके नतीजे में h बार के e टू दी आई के एक्स के सामने आ जाता है। लिहाजा e टू दी आई के एक्स मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। यह आपको याद है ना कि जब ऑपरेटर किसी फंक्शन पर अमल करता है और वही फंक्शन यहां बरामद होता है तो उसे हम आइगन फंक्शन कहते हैं, और उसके सामने जो अदद आता है वो उसका आइगन वैल्यू है। इसको हम चाहें तो मुख्तसर करके p भी लिख सकते हैं, और यह अक्सर यूं लिखा जाता है p e टू दी आई के एक्स, मगर यह ना भूलें कि यह आइगन वैल्यू है,
पी आइगन वैल्यू है, जबकि पी टोपी मोमेंटम ऑपरेटर है। अब साई के उस हिस्से को देखें जिसमें सिर्फ टी आता है और ओमेगा। यहां हमने के और ओमेगा के बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है, ये महज कोई से आदाद हैं। अब चलिए, जैसा कि मैंने पहले एक्स के साथ किया था वैसे अब हम ओमेगा के साथ करेंगे। मतलब ये कि ये टाइम वेव फंक्शन है, इसमें अगर हम टी में इजाफा करें, मतलब ये कि अगर टी को हम बढ़ाएं उसके पीरियड से, टी उसका पीरियड है, इस वक्त के बाद इस फंक्शन को दोबारा अपनी पुरानी कीमत पर आ जाना चाहिए, तो उस सूरत में हम इसको टाइम पीरियड कहेंगे। देखते हैं कि क्या वाकई इसमें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो चलिए हम यहां ये इजाफा करते हैं, टी की जगह टी जमा 2 पाई बटा ओमेगा, और ये आप देख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, और यहां पर e ताकत -i 2 पाई। पहले की तरह ये भी 1 के बराबर है, चुनाचे एक्सपोनेंशियल में कोई फर्क नहीं आया, ये e टू द पावर -i ओमेगा टी ही रहा। गोया के टाइम में अगर t का इजाफा किया जाए तो ये फंक्शन अपनी पुरानी कीमत पर वापस लौटता है, जो हमने x के हवाले से देखा था, जहां x को लैम्डा से बढ़ाया गया था। हम इसको स्पेस पीरियड कह सकते थे, लेकिन इसकी आम इस्तेलाह वेवलेंथ की है। अगर इस वेव फंक्शन के ऊपर एनर्जी ऑपरेटर अमल कराया जाए तो यही वेव फंक्शन बरामद होगा, और इसका आइगन वैल्यू ये होगा एप्सिलॉन बराबर h बार ओमेगा। तो चलिए करके देखते हैं। हमें इसके स्पेस के हिस्से से कोई गर्ज नहीं, तो खाली ये देख लीजिए e टू द -i ओमेगा टी, इसके ऊपर अब e हैट लगाया जाएगा। तो ये ऑपरेटर है जो आपको याद है IH बार d/dt है, और जब ये e टू द -i ओमेगा टी के ऊपर अमल करता है तो उसके नतीजे में फिर यहां हमें h बार ओमेगा और फिर से e ताकत -i ओमेगा टी मिलता है। गोया के यहां एनर्जी आइगन वैल्यू, जिसको हमने यहां एप्सिलॉन लिखा है, वो ये बना। लिहाजा ये वेव फंक्शन साई मोमेंटम का और एनर्जी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। अगर इस वेव फंक्शन के ऊपर हम हैमिल्टोनियन लगाएं तो यही वेव फंक्शन हमें मिलेगा और इसका आइगन वैल्यू भी। हैमिल्टोनियन p²/2m है और ये ऑपरेटर है। तो चलिए हम लगाते हैं p²/2m इसके ऊपर e टू द i⁻x। पहले की तरह मैंने जो टाइम वाला हिस्सा है इसको शामिल नहीं किया क्योंकि वो बाहर आ जाएगा यहां पर। अब आपको याद है कि p जब इस वेव फंक्शन के ऊपर अमल करता है तो वही वेव फंक्शन देता है और उसको p से ज़र्ब देता है। चुनाचे यहां हमें बहुत आसानी से ये नतीजा मिला, इसके साथ e टू द i⁻x है। तो e टू द i⁻x इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है और इसकी आइगन वैल्यू ये है। अब आपकी मैं थोड़ी सी याद दहानी कराता हूं। p बराबर है h बार k के। इस अहम नुक्ते पे गौर कीजिए कि साई दरअसल श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इस पर हमें एक कैद लगाना होगी। अब तक तो k और ओमेगा पर हमने
किसी तरह की शर्त नहीं लगाई है, लेकिन अब ये लगने वाली है। श्रोडिंगर इक्वेशन ये है, ऑपरेटर H साई पर अमल करता है और ये बराबर है एनर्जी ऑपरेटर E जो उसी साई पर अमल करता है। तो चलिए, H का तो हमने पता कर लिया, साई के ऊपर क्या असर होता है। यहां से हमें p² बटा 2m मिलता है और इधर साई, चलिए मैं पूरा ही साई लिख लेता हूं, e⁻⁴ माइनस ओमेगा टी। और याद रहे कि इसके अंदर स्पेस डेरिवेटिव था जिसने सिर्फ इस हिस्से को छेड़ा था। दूसरी तरफ जैसा कि अभी आपने देखा, यहां पर h बार ओमेगा है जिसको हम एप्सिलॉन भी कहते हैं, और फिर वही वेव फंक्शन यहां पर बरामद होता है e⁻⁴ माइनस ओमेगा टी। इसको जैसा कि मैंने पहले E कहा था, तो अब यहां से ये बात सामने आ गई कि h बार ओमेगा टी या E, जैसा भी आप इसे कहें, ये बराबर है p² बटा 2m। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं h बार स्क्वेर्ड k² बटा 2m। लिहाजा जो k की कीमत इस वेव फंक्शन के अंदर है, ये वाला k, उसी हिसाब से एनर्जी भी तय होती है। और ये एनर्जी एक फ्री पार्टिकल, एक आजाद पार्टिकल की एनर्जी है, बिल्कुल वही है जिसकी आपको तवक्को थी, यानी कि मोमेंटम ताकत 2/2m। जो कुछ हमने अब तक इस वेव फंक्शन के बारे में मालूम किया है, उसका खुलासा ये है। अव्वल तो हमने देखा कि ये एक मौज है, उस मौज की वेवलेंथ लैम्डा है जो k से ये ताल्लुक रखती है। फिर हमने साई के ऊपर जब p अमल कराया, मोमेंटम ऑपरेटर अमल कराया, तो देखा कि यही वेव फंक्शन बरामद होता है इस आइगन वैल्यू के साथ, p जो h बार k के बराबर है। जैसा कि हमने x के साथ किया था, वैसे ही हमने t के साथ किया। e⁻⁻⁰ भी एक मौज है, वो मौज जिसमें तवातुर है, और तवातुर इस हिसाब से है, यानी कि t जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है बराबर 2π बटा ओमेगा है। तो देखिए k x के लिए है और ओमेगा टाइम के लिए है। फिर जब हमने एनर्जी ऑपरेटर इस पर अमल कराया, तो उससे फिर हमें ये एनर्जी आइगन वैल्यू मिली जो h बार ओमेगा के बराबर है। इसके बाद हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसी साई के ऊपर अमल करवाया, जिसके नतीजे में फिर हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू मिली जो कि p² 2m है, लेकिन उस पर यह टोपी नहीं है, वो एक नंबर है। और फिर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी, जिससे हमें यह पता चला कि एनर्जी या h बार ओमेगा दरअसल p² बटा 2m है। उसके माने ये हुए कि ये ओमेगा और ये k आपस में जुड़े हुए हैं, h बार ओमेगा, ये ओमेगा यहां पर, और ये k इस तरह से ताल्लुक रखते हैं, h बार ओमेगा इज इक्वल टू h बार स्क्वेर्ड k² बटा 2m। एक बड़ी दिलचस्प बात हमारे सामने आती है कि जिस डिब्रोली रिलेशन या ताल्लुक का या मफरूजे का हमने पहले जिक्र किया था, वो यहां पर पूरा उतरता है। ये देख लीजिए कि ये लैम्डा दरअसल 2π बटा k है, वही चीज जो आप इधर देख रहे हैं। तो चलिए इधर मैं ऐसे करता हूं कि इसको h बार से ज़र्ब देता हूं और k को भी h बार से ज़र्ब देता हूं। अब ये 2π h बार ये बना h, प्लैंक्स कांस्टेंट,
और h बार k ये p के बराबर है। चुनांचे डी ब्रोली वेवलेंथ भी श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करने के नतीजे में सामने आ गई। एक आजाद जर्रे के वेव फंक्शन के बारे में कुछ और अहम मालूमात। एक ये कि अगर इसके वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड का मुरब्बा लिया जाए यानी कि साई स्टार साई, तो ये सिर्फ 1 के बराबर है, यानी कि इसका x और t पर कोई इन्हिसार नहीं। ये बात तो बहुत माकूल है, इसलिए कि अगर कोई आजाद जर्रा है तो उसको किसी एक जगह या दूसरी जगह पर पाने का इम्कान इस पर मुनासिब नहीं है कि वो कहां पर है या किस वक्त पर है। हर वक्त और हर जगह पर वो इम्कान बराबर होना चाहिए। चुनाचे ये जवाब बिल्कुल मुनासिब है और वेव फंक्शन की ये शक्ल का होना एक बहुत ही माकूल बात बनती है। फिर ये नोट कीजिए कि e⁻⁴ पोजीशन ऑपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं है। तो अगर x ऑपरेटर e⁻⁴ पे लगाया गया, उसके नतीजे में हमें x e⁻⁴ मिलता है। अब ये देखिए कि ये x तो एक वेरिएबल है, वही वेरिएबल जो यहां पर है, ये कोई मुस्तकिल अदद नहीं है। तो यहां से ये बात जाहिर हो गई कि e⁻⁴ ऑपरेटर x का आइगन फंक्शन नहीं है। हां, एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ x0 के अतराफ में बड़ा हो और दूसरी तमाम जगहों पर 0 के बराबर हो, वो यकीनी तौर पर पोजीशन ऑपरेटर का आइगन फंक्शन बन सकता है बल्कि। तो अगर ये फंक्शन इस किस्म का हो, मतलब ये कि x0 पर इसकी कीमत बहुत बड़ी हो, ये x0 है यहां पर, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जर्रा x0 पर है। उस सूरत में यकीनी तौर पर यह बात दुरुस्त होगी कि x जब डेल्टा ऑफ x माइनस x0 पर अमल करेगा तो यहां से x0 ही मिलेगा। असल में यहां मुझे x लिखना चाहिए था, लेकिन x और x0 में कोई फर्क तो है ही नहीं, क्योंकि ये डेल्टा फंक्शन सिर्फ x0 के अतराफ में ही नॉन जीरो है। मगर ये डेल्टा फंक्शन मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन किसी तौर नहीं है। तो अगर p ऑपरेटर डेल्टा फंक्शन के ऊपर लगाया जाए तो इससे कोई दूसरा फंक्शन मिलेगा जो डेल्टा फंक्शन नहीं कुछ और होगा। लिहाजा ये मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं है। एक आजाद जर्रे के ख्वास का ये खुलासा आपके सामने रखता हूं। अव्वल ये कि यहां पर वेव फंक्शन हमने हासिल किया, अलबत्ता इसके आगे कोई कांस्टेंट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं लगाया गया है, और उसका मतलब यह कि इंटीग्रल साई स्टार साई 1 के बराबर हरगिज नहीं होगा। फिर यह कि मोमेंटम ऑपरेटर साई पर जब लगा तो उससे मोमेंटम आइगन वैल्यू मिला जिसको हम p कहते हैं। हमने जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई पर लगाया तो उससे एनर्जी मिली, एनर्जी जो कि h² k² है। फिर हमने एनर्जी ऑपरेटर IH⁻d/dt साई के ऊपर लगाया जिससे ये एनर्जी मिली। जब हमने इन दोनों को बराबर किया h साई बराबर e साई, तो उसका मतलब यह कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की कैद लगाई साई के ऊपर, जिससे फिर हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिली जो कि p²/2m है। इन मुस्बत नताइज से हमें काफी एतमाद पैदा हुआ कि जो मोमेंटम ऑपरेटर और
एनर्जी ऑपरेटर के लिए हमने फर्ज किया था, जो उनकी शक्लें हमने फर्ज की थीं, वो दरअसल सही थीं। लेकिन चलिए अब हम आजाद जर्रे को छोड़कर एक ऐसे जर्रे की तरफ जाते हैं जो दो दीवारों के दरमियान कैद है। ये जर्रा देखिए, एक तरफ पोटेंशियल की ये दीवार है और दूसरी तरफ ये दीवार है। जब ये जर्रा इस तरफ आएगा तो इसको धक्का इससे मिलेगा, और जब ये यहां पर पहुंचेगा तो उसको धक्का वापस आगे की तरफ मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाता है और यूं ये भटकता रहता है। ये कभी इन दीवारों को फलांग नहीं सकता क्योंकि इनकी ऊंचाई लामहदूद है। हम ऐसे मुक़य्यद ज़र्रे का वेव फंक्शन जानना चाहते हैं। जाहिर है कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन के ताबे है, एच साई बराबर ई साई। मगर यहां पर हमें एक मजीद शर्त लगाना होगी, ये कि वेव फंक्शन इस तरफ और ख़ास तौर पर x बराबर 0 पर सिफर है, और इसी तरह साई इस तरफ, यानी कि जहां x की कीमत L बनती है या L से ज्यादा, वहां भी साई सिफर होगा। वो इसलिए कि ये जर्रा न तो इस तरफ आगे निकल सकता है, और इसके माने ये कि साई को इधर सिफर होना पड़ेगा, और इसी तरह यहां से लेकर इस तरफ साई सिर्फ 0 और L के दरमियान ही नॉन जीरो हो सकता है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को हल करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम ये फर्ज करेंगे कि ये एक फंक्शन ऑफ टाइम और फंक्शन ऑफ पोजीशन में अलहदा किया जा सकता है। यहां मैंने e⁻⁻t लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप यहां कोई f ऑफ t, कोई अननोन फंक्शन लगाते तो फिर उसकी शक्ल ये निकल आती। बहरहाल इससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब इसको हम डालेंगे ई साई में, तो ई जब साई के ऊपर अमल करेगा, इसके नतीजे में d/dt e⁻⁻t पर अमल करेगा, जिससे h बार ओमेगा सामने आता है, और साई यहां से जाहिर है एक आइगन फंक्शन है एनर्जी ऑपरेटर का, और ये एनर्जी आइगन वैल्यू h बार ओमेगा है। अब चलिए हम h साई के ऊपर अमल कराएंगे। उसके नतीजे में e⁻⁻t बाहर आ जाता है, क्योंकि h के अंदर सिर्फ d/dx है, बल्कि d2/dx² है, जो e⁻⁻t को नहीं छेड़ता। चुनाचे e⁻⁻t बाहर आ गया, h साई पर अमल करता है, जिसके नतीजे में फिर हमें ये चीज मिलती है। अब मैंने ई साई की कीमत यहां से डाली हुई है, ई साई बराबर h बार ओमेगा यहां पर है, और अब दोनों तरफ से e⁻⁻t कट गया। इसके माने यह है कि हमने ये साबित किया कि h फाई बराबर है h बार ओमेगा फाई के, और h बार ओमेगा को मैंने एप्सिलॉन कहा हुआ है। चुनाचे अब हमें इस निस्बतन सादा इक्वेशन को हल करने की जरूरत है। यह श्रोडिंगर इक्वेशन ही है, लेकिन उसकी टाइम इंडिपेंडेंट शक्ल है। तो चलिए अब मैं h फाई के ऊपर लगाऊंगा। h ये है -h बार स्क्वायर ओवर 2m d2dx²। तो ये ऑपरेटर है जो फाई के ऊपर अमल कर रहा है, और दूसरी तरफ एप्सिलॉन फाई है। अब यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव है और यहां पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि t को तो हमने वैसे ही गायब कर दिया है। अब इसको मैं एक निस्बतन सादा शक्ल दे सकता हूं। यहां पर अगरचे 2me/h बार स्क्वेयर्ड था, लेकिन उसको मैंने एक नया नाम दिया हुआ है k²। ये k वो नहीं है जो आपने
एक आजाद जर्रे के लिए देखा था, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करेंगे और वो काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अलबत्ता हमें इन शराइत को मद्देनजर रखना होगा। ये बाउंड्री कंडीशन है जो बताती है कि जर्रा न तो यहां पाया जा सकता है इस तरफ और न ही इस तरफ। तो आइए अब हम अपनी तवज्जो इस इक्वेशन के ऊपर मरकूज करते हैं और ये साथ साथ बाउंड्री कंडीशंस हैं। अब इस इक्वेशन का हल तो बहुत ही आसान है। दो मुमकिना हल हैं। एक तो साइन एक्स हो सकता है। अब साइन के एक्स इस इक्वेशन को क्यों हल करता है, डालकर देखिए। फाई को जब हम एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे के कोसाइन के एक्स बनेगा। फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो मनफी के मुरब्बा साइन के एक्स बनेगा जो कि इसके बराबर है। तो यह साबित हो गया कि इसको इस इक्वेशन में डालने से दोनों साइड्स बराबर हो जाती हैं। मगर यह बात कोसाइन के एक्स पर भी सादिक आती है। अगर आप ये इसमें डालें तो फिर भी दाएं और बाएं पर एक ही चीजें मिलेंगी। मगर इन दोनों में फर्क यह है कि अगर आप एक्स को सिफर कर दें, ये तो सिफर हो जाएगा मगर ये एक के बराबर होगा। लिहाजा हम ये कहेंगे कि साइन के एक्स ठीक है, इसलिए कि फाई एट एक्स इक्वल 0 0 है। मगर एक और शर्त भी तो हमें पूरी करनी है कि फाई की कीमत एल पर, एक्स इक्वल्स एल पर, यहां पर सिफर होनी चाहिए। चुनाचे साइन के एल को सिफर होना होगा, जिसके माने यह कि के एल की सिर्फ चंद मखसूस कीमतें हो सकती हैं। ये या तो पाई या 2 पाई या 3 पाई या एन पाई के बराबर हो सकता है। एन यहां पर 1 या 2 या 3 या 4 इस तरह का कोई अदद होगा। तो जाहिर है कि जब के एल पाई होगा तो के 1 पाई बटा एल होगा, के 2 पाई बटा एल और इसी तरह के एन पाई बटा एल। अब चूंकि एनर्जी एप्सिलॉन एच बार स्क्वायर्ड के स्क्वायर्ड बटा 2m है और के की मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं, इसीलिए एनर्जी की भी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। जो कम से कम एनर्जी है वो ये है, उसके बाद की एनर्जी 4 गुना ज्यादा है, फिर 9 गुना, फिर 16 गुना वगैरह वगैरह। या दूसरे अल्फाज में ये एनर्जीज क्वांटाइज्ड हैं, यानी कि सिर्फ इनकी मखसूस कीमतें हो सकती हैं। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन तो हल कर ली, उसका वेव फंक्शन भी निकाल लिया जो कि साइन के एन एक्स है, जहां के की ये मुख्तलिफ कीमतें हो सकती हैं, पाई बटा एल, 2 पाई बटा एल, एन पाई बटा एल। लेकिन अब भी इसमें एक थोड़ी सी कमी रह गई है, इसलिए कि हमने अब तक इसको नॉर्मलाइज नहीं किया। याद रहे कि फाई का मुरब्बा जब हम इसको तमाम एक्स के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं 1 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यह देखिए कि अगर हम इसके मुरब्बे को इंटीग्रेट करें तो उससे एल बटा 2 मिलता है। पहले वेव फंक्शन की शक्ल आपके सामने है। वेव फंक्शन सिफर पे सिफर है, एल पे भी सिफर है और अपनी इंतहा पे पहुंचता है बीच में, यहां एल बटा 2 पे। इस वेव फंक्शन की एनर्जी ये है। n इक्वल टू 2 वेव फंक्शन की एनर्जी 4 गुना ज्यादा है और इसकी शक्ल यहां से जाहिर है। इसी तरह दूसरे वेव फंक्शंस की शक्लें सामने आ सकती हैं। n इक्वल्स 4 के लिए ये है। आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे n बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसमें ऊंच नीच भी बढ़ती है और साथ साथ
एनर्जी भी बढ़ती जाती है। पहली बात ये, जैसा कि मैं बता चुका हूं, सिर्फ चंद मखसूस एनर्जीज ही मुमकिन हैं और एनर्जी बढ़ती है एन के साथ साथ। हर एनर्जी से मुंसलिक एक वेव फंक्शन है। इस एप्सिलॉन एन के माने क्या हैं? ये n इक्वल्स 1 है, n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 4, जिसके माने यह है कि अगर आपने बिलफर्ज पार्टिकल को इस वेव फंक्शन में डाला या इस एनर्जी में डाला तो फिर ये हमेशा तक इसी वेव फंक्शन में रहेगा, इसकी एनर्जी इतनी ही रहेगी। किसी पार्टिकल की एनर्जी दरमियान की नहीं हो सकती। मसलन एक पार्टिकल की एनर्जी ना यहां हो सकती है ना इन दोनों के दरमियान हो सकती है। अब आपसे एक सवाल, यहां n की कीमतें 1 से शुरू होती हैं, सिफर की इजाजत क्यों नहीं है? आखिर इसमें खराबी क्या है? एक और दिलचस्प बात, अगर आप ये सवाल करें कि एक जर्रा जो इन दो दीवारों के दरमियान फंसा हुआ है वो औसतन किस जगह पर पाया जाएगा, तो उसका जवाब L/2 है, यानी कि बीच में पाया जाएगा। कभी इधर होगा और कभी इधर होगा, लेकिन औसतन वो बिल्कुल बीच में पाया जाएगा। ये कैसे साबित किया जाए? चलिए हम ये जानते हैं कि dx फाई मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, वो इम्कान बनता है कि पार्टिकल x और x प्लस dx के दरमियान हो, और जब हम x का मुरब्बा ले और जब हम x की औसत कीमत मालूम करते हैं तो यहां हम उसको x से ज़र्ब देते हैं। अब चलिए हम फाई की कीमत इसमें लगा सकते हैं यहां से। तो फाई स्क्वायर रूट ऑफ 2/L साइन kn(x) है, उसका मुरब्बा लीजिए तो ये 2/L बन गया, और फिर ये इंटीग्रल करना बाकी है। इस इंटीग्रल को आप यूं हल कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर्ड kn(x) को यूं लिखें। अब पहली टर्म को देखिए, जो कि अब यहां पर 2 और 2 आपस में कट गए, लिहाजा इधर 1/L और इंटीग्रल 0 था L बनता है dx(x), जो L/2 बना, यानी कि वही जवाब जिसकी हमें तवक्को थी। अब ये जो दूसरा इंटीग्रल है x कोसाइन 2kn(x), ये सिफर है, और ये आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। इस लेक्चर का खुलासा, क्वांटम मैकेनिक्स में एक आजाद जर्रे का मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई कैद नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है। मजीद ये कि एक आजाद जर्रे की एनर्जी और उसका मोमेंटम वही ताल्लुक रखते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है, गोया कि एनर्जी बराबर है P का मुरब्बा बटा 2m। फर्क इस लिहाज से है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में किसी जर्रे की एक खास मोमेंटम की कीमत हो, मतलब यह कि अगर ये मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन वैल्यू हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कहां पर है, किस जगह पर है। ये हम देख चुके हैं कि वो वेव फंक्शन जो मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, पोजीशन ऑपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं हो सकता। ये एक आजाद जर्रे की बात थी। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर किसी जर्रे को कैद किया जाए दो दीवारों के बीच में, ये दीवारें पोटेंशियल वॉल्स हैं, तो फिर उस जर्रे की सिर्फ चंद मखसूस एनर्जीज ही हो सकती हैं। इस जर्रे का कोई एक मोमेंटम नहीं हो सकता, इसका मोमेंटम बदलता जाता है, लेकिन औसतन उस मोमेंटम की कीमत सिफर है।
इसलिए कि कभी एक तरफ जाता है और कभी दूसरी तरफ। ऐसा जर्रा किसी एक जगह पर नहीं ठहरता और हम ये नहीं कह सकते कि ये जर्रा जो दो दीवारों के दरमियान बंद है किसी एक जगह पर खड़ा है। अलबत्ता हम उसकी औसत पोजीशन जान सकते हैं और ये दो दीवारों के बीच में है।